नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीविका दीदी क्या है? जीविका दीदी की बिहार में इतनी बात हो रही है, लेकिन कहीं भी हमें ढंग की एक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे जीविका दीदी की आर्थिक हालत का बेहतर अंदाजा मिलता हो। 2006 से ही बिहार में जीविका दीदी की योजना चल रही है। 2006 से इस योजना से 1,40,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। जीविका दीदी का ढांचा कैसे काम करता है? 1% के ब्याज पर महिलाओं के समूह को जो लोन मिलता है, उस लोन से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। एक छोटा बदलाव होता है, पहले कदम का बदलाव, और एक व्यापक बदलाव होता है। हम व्यापक बदलाव की बात कर रहे हैं। क्यों इस समूह से जुड़ी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए? उनके लिए क्या वो इतनी गरीब हैं कि 10,000 की राशि इतनी बड़ी हो गई? क्या सस्ती दरों पर बिजनेस करने के लिए जो लोन दिए गए वह सफल नहीं रहा, या इतने साल भी उनकी कमाई में कोई व्यापक वृद्धि नहीं हुई? चाय की एक दुकान खोल लेना, किराने की एक छोटी सी दुकान खोल लेना एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे काफी कुछ बदलता है, आत्मविश्वास बदलता है, बिजनेस करने आ जाता है। लेकिन उससे आगे क्या? जमीन पर भले जीविका दीदी एक संगठन है जिसका इस चुनाव में राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या इस संगठन से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है? इसकी बात कोई नहीं करता। इसका जवाब इस बात से भी मिल जाता है कि सरकार ने इन्हें 10,000 रुपए दिए हैं, और बिहार सरकार के एक डेटा से भी मिलता है कि बिहार में 94 लाख परिवार महीने का 6,000 से कम कमाते हैं। 94 लाख परिवार। जीविका दीदी के समूह में वही महिलाएं जुड़ सकती हैं जिनके परिवार की आमदनी 6,000 से कम होती है। यानी जीविका दीदी से जुड़ी महिलाएं बेहद गरीब होती हैं, और 1% ब्याज के लोन के बाद भी गरीबी की चक्र में ही फंसी रह जाती हैं। कुछ निकलती होंगी, हम कुछ की बात नहीं कर रहे। इस वजह से 10,000 की रकम जब खाते में पहुंची होगी तो उसी समय एक फैसला हुआ होगा कि वोट किसे देना है, क्योंकि यह बड़ा पैसा है उनके लिए। लोगों से बात कर यही अंदाजा हुआ कि जीविका दीदी से ज्यादातर वही महिलाएं जुड़ी हैं जो अनुसूचित जाति से आती हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं। बिहार का सरकारी डेटा इसी तरफ इशारा करता है कि इसी तबके में सबसे अधिक गरीबी भी है। चुनाव से पहले कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए, इसकी संख्या अलग अलग है। कोई सीधे सीधे 1.5 करोड़ कह रहा है, कोई 1,40,00,000 बता रहा है, कोई 1,20,000 बता रहा है, 20 लाख बता रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो अमूमन 12 से 15,000 करोड़ रुपए जीविका दीदी के खाते में डाल दिए गए। बिहार के हर चुनाव में जीविका दीदी की भूमिका की बात होती रही है, पिछले 4-5 चुनावों में देखें तो, लेकिन इस बार 10,000 के कारण ज्यादा हो रही है। जीविका दीदी को नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैडर कहा जाने लगा है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी का संगठन जमीन पर काफी कमजोर है, उसकी भरपाई जीविका दीदी से कर ली गई है। क्या इस 10,000 ने बिहार के चुनाव को पलट दिया है? बिहार में महागठबंधन की लड़ाई 30,000 करोड़ से थी। महिलाओं के अलावा भी कई अन्य योजनाओं में चुनाव से पहले पैसे बढ़ाकर डाले गए, हर वर्ग को पैसा दिया गया। बिहार का चुनाव नीतीश सरकार और बीजेपी ने इस बार खाते में पैसे भेजकर लड़ा है। अगर इसी दिशा में नतीजे आते हैं तब भी क्या उसे विकास का वोट कहा जाएगा? बिहार का मतदाता समझदार कहा जाएगा, या समझदार तब कहा जाएगा जब वह पैसा लेने के बाद भी सिर्फ पैसे पर वोट नहीं करेगा, वह अपने सवालों को ठीक से पहचान कर वोट करता है, तभी तो समझदार कहा जाएगा। अगर बिहार की 1.5 करोड़ महिलाएं और 1 करोड़ बुजुर्ग, इसमें युवाओं को भी जोड़ लीजिए जिन्हें भत्ता दिया जा रहा है, उससे भी ज्यादा, तो करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग केवल पैसे, पेंशन और भत्ते के आधार पर वोट कर रहे हैं। तब फिर इस चुनाव का क्या कुछ मतलब रह जाता है? मुद्दों का क्या मतलब रह गया? यह चुनाव केवल और केवल सरकारी पैसे से लड़ा गया है।
अगर किसी को एग्जिट पोल करना था तो इसी का अलग से करना था कि जीविका दीदी से जुड़ी महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10,000 दिए गए तो उनमें से कितनों ने किसे वोट किया है, हर विधानसभा में कितनी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, उनकी संख्या कितनी है, इसका अंदाजा लगाइए। 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 243 विधानसभाओं में बांटेंगे तो हर विधानसभा में करीब 60,000 से अधिक महिलाएं होती हैं जिनके खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। हर विधानसभा में 60,000 से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, फिर भी आप इसकी तलाश कर रहे हैं। बिहार ने वोट किस आधार पर किया? साफ है किस आधार पर हुआ है। क्या विपक्ष उस चुनाव में सफलता हासिल कर सकता है जिस चुनाव में मतदाताओं के बीच 30,000 करोड़ से अधिक पैसा बांटा गया हो? हम अपने वीडियो में लगातार यह सवाल उठा रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। क्या तेजस्वी यादव 30,000 करोड़ का मुकाबला कर पाएंगे? हम बात कर रहे हैं जीविका दीदी का प्रोजेक्ट क्या है वह भी जानिए। स्वयं सहायता ग्रुप है, पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सरकारी योजना के तहत चलाया जाता है। पूरे भारत में 90 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप पंजीकृत हैं और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं और उनके परिवार इनसे जुड़े हैं। करीब 90% ग्रुप पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। बिहार में इन्हें जीविका कहा जाता है, केरला में कदम्बश्री, लद्दाख में लूम्स ऑफ लद्दाख और महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल कहा जाता है। इन सब की जानकारी आपको नेशनल लाइवलीहुड रूरल मिशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह काम देखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को आजीविका कहते हैं। 2011 से NLRM चल रहा है। मनमोहन सिंह ने कभी इसके राजनीतिक इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन अब यह चुनाव जीतने का नया फ्रंट बनकर उभर गया है, नया सेगमेंट तैयार हो गया है। बिहार में 2006 से यह योजना चल रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू की गई थी। अगर बिहार में जीविका दीदी से जुड़ी 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में, 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक बताई जाती है इस संख्या, इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में 10,000 डालने का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट इस चुनाव में सफल हो जाता है तो यह भी हो सकता है, याद रखिएगा मेरी बात को, कि 2029 के चुनाव के पहले मोदी सरकार देश भर में फैली 10 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10,000 डालकर घर बैठ जाएगी, चुनाव जीत सकती है। बस इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसका इंतजाम करना मुश्किल भी नहीं होगा। बिहार से शुरू हुआ यह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट एक तरह से चुनाव जीतने का सबसे कारगर और सबसे सस्ता प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस तरह से लोकतंत्र के तमाम मुद्दे जमीन पर हवा हो जाएंगे। सरकार योजनाओं के नाम पर एक ऐसा कस्टमर, उपभोक्ता तैयार कर लेगी जो पैसे लेकर चुप हो जाएगा और वोट दे आएगा। इसके लिए राजनीति के विद्वानों को नए शब्दों की तलाश करनी पड़ेगी जो अभी तक इसे एम्पावरमेंट से जोड़ते हैं। अब उन्हें अलग शब्द की जरूरत पड़ने वाली है। वोटर का भी नाम बदलना होगा। हर चुनाव में एक ऐसा वोटर होगा जिसे चुनाव से पहले पैसा दिया जाएगा, सरकार के पैसे से, खजाने से दिया जाएगा। उसके अलावा ब्लैक मनी जो बढ़ता है वो तो अलग से है ही। तो ऐसे वोटर को आप क्या कहेंगे? माना जाता है हर व्यक्ति के पास एक वोट है तो हर वोटर बराबर है, मगर अब हर वोटर बराबर नहीं है। एक वोटर ऐसा है जिसे 10,000 रुपए मिला है और एक वोटर ऐसा है जिसे कुछ भी नहीं मिला है। तो जिसे पैसा मिला है उसे आप क्या कहेंगे? मुद्रा प्राप्त मतदाता, संक्षेप में मुप्राम कहा जा सकता है, जिसके खाते में पैसा पहुंचा होगा और वो पैसे देने वाली सरकार को वोट देगा, मुप्राम कहलाएगा। मुद्रा प्राप्त मतदाता, एक वोटर की जेब में मुद्रा और एक वोटर की जेब में मुद्दा। इसे ऐसे भी समझिए। धीरे धीरे संस्थाओं को खत्म कर दिया गया आपकी आंखों के सामने।
न्यायपालिका से लेकर जांच एजेंसियों की क्या हालत रह गई है, चुनाव आयोग की क्या विश्वसनीयता रह गई है। संस्था आधारित लोकतंत्र की समाप्ति हो चुकी है, श्राद्ध बाकी है। मुद्दे बचे थे, अब भी हैं, मगर मुद्दा आधारित लोकतंत्र समाप्त हो चुका है या हो रहा है 14 को पता चल जाएगा। मुद्दे ही ना हो और इसमें भाग लेने वाले मुद्दे के प्रति समर्पित ना हो, उसमें भागीदारी ना करें, उसका विरोध ना करें और पैसा लेकर किसी को वोट दे आए, यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है, यह सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए किसे? कितना सुंदर नाम है जीविका। क्या जीविका लोकतंत्र की मृत्यु का एक बड़ा कारण बनेगी? इस चुनाव में करोड़ों महिलाओं की भागीदारी अगर केवल पैसे के चलते है तो क्या यह जीवंत लोकतंत्र की निशानी है? बहस कीजिए, सोचिए इन सवालों पर। इस तरह से सरकार ने जनता के पैसे से जनता के बीच वोटर की एक नई कैटेगरी पैदा कर दी जो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, मुद्रा प्राप्त मतदाता की कैटेगरी। यह योजना लोकतंत्र के सवालों को नए सिरे से बदलने जा रही है। इसे समझने और इसकी प्रतिक्रियाओं की तैयारी बिहार के चुनाव में ही होनी चाहिए थी, मगर विपक्षी दल चूक गए। उन्हें लगा कि यह कोई 1500-2000 रुपए बांटने की योजना है, इसके बाद भी चुनाव जीता जा सकता है। उनका यह विश्वास शायद इसमें बना होगा, अगर बिहार में अगर महागठबंधन जीत गया तो पैसे बांटने की योजना पर ब्रेक लग सकता है, और अगर नहीं जीतता है तो सबसे अधिक पैसे बांटने की क्षमता से लैस मोदी सरकार को अब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बिहार की हर विधानसभा में 60 से 70 हजार वोटर मुद्रा प्राप्त मतदाता के रूप में तैयार कर दिए गए थे। हमने शुरू में बात की कि जीविका दीदी इस चुनाव को तय कर चुकी हैं, लेकिन जीविका दीदी के जीवन, उनके आर्थिक संसार की ढंग से समझ बनाने वाली कोई रिपोर्ट मिली नहीं। हम सभी रिपोर्ट देखने का दावा भी नहीं करते हैं, हो सकता है ऐसी रिपोर्ट आई हो, छूट गई हो। जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह का नाम है। इससे वही महिलाएं जुड़ती हैं जिनके परिवार की कमाई 6000 से कम होती है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं होती हैं, अधिकतम 15 भी हो सकती हैं। पंचायत के स्तर पर इन समूहों का संचालन होता है। इन्हें विलेज ऑर्गेनाइजेशन वीओ कहते हैं, जो संचालन का काम करता है। एक वीओ से 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा जाता है, जो निगरानी करता है कि जो पैसे लिए गए हैं लोन के लिए उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जीविका दीदी को 1% के ब्याज पर कर्ज दिया जाता है ताकि वे अपना कारोबार कर सकें। पहली बार में ही एक समूह को 1.5 लाख का लोन मिलता है। अगर आप समय पर लोन चुकाते हैं तो दूसरी बार में 3 लाख और बाद में 6 लाख का लोन मिलता है। इस लोन से समूह में शामिल महिलाएं अपना कारोबार करती हैं। ये गरीब महिलाएं होती हैं तो जाहिर है अपने गांव में ही रहकर कारोबार करती हैं। कोई दुकान खोल लेती हैं, कोई बकरी खरीद लेती हैं, तो कोई मुर्गी पालन करती हैं। बकरी पालन आसान नजर आया और स्थानीय स्तर पर ही बकरी मिल भी जाती है, बिक भी जाती है, लेकिन बकरी पालन को बड़ा भी किया जा सकता है, इस पर कोई ढंग की योजना या कोशिश नजर नहीं आई। कई साल से अगर लोन लेकर बकरी ही खरीदती जाए कोई महिला, ईद और होली में या बकरीद में बेचती जाए और उसका कारोबार बड़ा ना हो, इसमें असफलता सरकार की है, क्योंकि उसने एक समूह को बिजनेस करने के नाम पर इतनी ही पूंजी दी और अवसरों को इतना सीमित रखा कि चाय की दुकान और बकरी पाल कर भी आप जहां थे वहीं रह जाते हैं। अगर बिहार की गरीब महिलाओं के लिए बकरी पालन पहला विकल्प है तो इसे स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए ढंग की योजना और सपोर्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने इस बार खूब सुना होगा जब पत्रकार महिलाओं से बात कर रहे थे, 10,000 रुपए मिले हैं, क्या करेंगी? तो पहला जवाब या ज्यादातर जवाब यही आया कि बकरी खरीद ली है या बकरी खरीदने वाली है। मगर बकरी पालन में जीविका दीदी ने क्या बिहार में कोई बड़ा मॉडल बनाया है? हम देखना चाहेंगे। हम जानते नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बनाया होगा। रसोई को लेकर एक मॉडल दिखा जो बन रहा है।
मगर यह भी दिखा कि उसे बनाया भी जा रहा है पैसे देने के बाद, जिसकी रिपोर्टिंग मीडिया में भी हुई है कि जीविका दीदी का समूह मिलकर रसोई चला रहा है और अस्पतालों, दफ्तरों, स्कूलों को खाना सप्लाई कर रहा है। बिहार में 225 दीदी की रसोई चल रही है। यह एक तरह का कैंटीन सिस्टम है जिसमें जीविका दीदी खाना बनाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में हिमांशु हर्ष ने रिपोर्ट किया है कि इन रसोइयों में 4000 से अधिक महिलाएं काम करती हैं और महीने का 8 से 10 हजार कमाने लगी हैं। रिपोर्ट में महिलाओं के बयान छपे हैं जो कह रही हैं पहले सिर्फ अपने घर पर खाना बनाती थीं, अब उसी स्किल से पैसे कमा रही हैं। बिहार में 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसके सामने 225 दीदी की रसोई कोई बड़ी संख्या नहीं है। 4000 दीदियों की कमाई 8000 हुई है, यह अच्छी बात है मगर बड़ी बात नहीं है। दीदी की रसोई का सफलता के उदाहरण के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचार होता है कि दीदी की रसोई का मुनाफा हो गया, सरकार को दीदियां टैक्स दे रही हैं। बिहार में अगर आप देखें राज्य के स्तर पर तो आयकर देने वाले बहुत कम हैं, होंगे भी क्योंकि यहां ज़्यादातर लोगों की कमाई 50,000 पर पहुंचकर हाफ जाती है, फुल स्टॉप हो जाती है। बिहार में 1% से भी कम लोग टैक्स देते हैं। इतना गरीब राज्य है, जाहिर है यहां टैक्स देना बड़ी बात है, हेडलाइन में मोटी मोटी बात आ ही जाएगी। यह वीडियो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि मुजफ्फरपुर में 44 दीदी 3 करोड़ के टर्नओवर से क्लाउड किचन चलाती हैं और 15 लाख का टैक्स देती हैं। जाहिर है ये सब शोकेस उदाहरण है। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसे उदाहरण कम है और इतने कम कि यही सफलता का चेहरा बन जाते हैं। जैसे जीविका दीदी जलपान गृह, इस दुकान से क्या कोई गरीबी दूर कर सकता है? कितना पैसा कमा सकता है? जीवन जरूर चल जाता होगा। ऐसी दुकानें तो लोग खुद से भी खोल लेते हैं और कई पीढ़ियों तक इसी तरह की दुकानों में रह जाते हैं, इन्हीं चलाते रह जाते हैं। सरकार लोन देकर सपोर्ट कर रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या इनके भीतर बिजनेस की समझ का विस्तार हो रहा है? क्या इनकी दुकान बड़ी हो रही है? क्या यह सब अपने आप में बिजनेस मॉडल बन पाता है? यह बिजनेस का मॉडल है या गुजारा करते रहने का मॉडल है? 1 करोड़ 40 लाख से अधिक गरीब महिलाएं जीविका दीदी से जुड़ी बताई जाती हैं। इनमें से कितनी महिलाएं समय पर लोन चुका पाती हैं, वह भी बताना चाहिए। इससे भी अंदाजा मिलेगा कि लोन लेकर वो चुकाने में, कमाने में कितनी सिद्धहस्त हो रही हैं। इनमें से कितनी महिलाओं का बिजनेस सफल हुआ है, यह भी पता चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब फेल ही हो रहा हो, क्योंकि बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 1.5 लाख के लोन लौटाए हैं। इनका प्रतिशत क्या है हम नहीं बता सकते। ये पैसा लौटाने के बाद अधिक लोन लिए गए हैं, लेकिन नहीं लौटाने वालों का क्या प्रतिशत है ये सरकार ही बता सकती है। मगर इन बातों से इतना तो दिखता है कि महिलाओं के बीच कारोबार करने का जज्बा पैदा हो रहा है। वो दुकान खोल रही हैं, भले ही चॉकलेट की दुकान हो, टॉफ़ी की दुकान हो, मुर्गी की दुकान हो, बकरी की दुकान हो, चाय की दुकान हो, कुछ तो कर रही हैं। गरीब उपभोक्ताओं से भरे बिहार में चाय की दुकान, चूड़ी की दुकान, बर्तन की दुकान, किराने की दुकान या जूस की दुकान से कितनी आमदनी हो सकती है, हम इस पर फोकस करना चाहते हैं। गुजारे भर की आमदनी अलग बात है, क्या उससे तरक्की भी हो रही है? एक बेहद गरीब राज्य की सबसे गरीब महिलाओं के हाथ में यह पैसा किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके प्रभाव को नकार नहीं रहा हूं, इसके राजनीतिक इस्तेमाल की बात कर रहा हूं और इसकी आर्थिक संभावनाओं के बारे में जानना चाहता हूं। इस योजना के कारण महिलाओं को दूसरी योजनाओं से भी पैसे मिलते हैं, उनकी कुछ ना कुछ मदद होती ही होगी। महिलाओं के हाथ में कम ब्याज दरों पर लोन उन्हें आज़ादी तो दे रही है, वे दुकानें चला रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, अपना निर्णय कर रही हैं। एक तरह से इन्हें पहली पीढ़ी का कारोबारी आप कह सकते हैं, लेकिन क्या इनकी पीढ़ियां बदल रही हैं? यह योजना इस समय महिलाओं के बीच बिजनेस की बुनियाद रख रही है, इसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं। लेकिन जिस बिहार में इतनी गरीबी है, उस बिहार में किसी भी बिजनेस का किसी तरह से चलना अलग बात है, बिजनेस की तरह दौड़ना अलग बात है। हम इस फर्क और रफ्तार की बात कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि जीविका दीदी के जीवन में आर्थिक स्तर पर कितना बड़ा बदलाव आया।
माइनस से निकलकर शून्य पर आई हैं या शून्य से उठकर 5 तक पहुंची हैं। इसकी कहानी के लिए कुछ ही उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि यह योजना 2006 से चल रही है। 19 साल मतलब एक पीढ़ी, एक जनरेशन। इस सपोर्ट ने एक पीढ़ी में महिलाओं को कितना बदला है, इसमें मैं जानबूझकर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, संभावनाओं की तलाश कर रहा हूं। सरकार को बताना चाहिए कि एक ब्लॉक में 25,000 महिलाएं जीविका दीदी से जुड़ी हैं। सबने बिजनेस के लिए लोन लिया है, कितनों का बिजनेस फेल हो गया है। और सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अगर ज्यादातर महिलाएं किराने की दुकान खोल रही हैं तो यह जो होम डिलीवरी का तूफान चारों तरफ पसर रहा है, बड़े बड़े स्टोर खुल रहे हैं मल्टीनेशनल, जिनसे शहरों के किराना की दुकानें प्रभावित हैं, इन महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या इन महिलाओं को इसके लिए तैयार किया गया है? तो इन सब का जवाब तो मिलना चाहिए। 19 साल से ये योजना चल रही है, तो कोई भी बिजनेस अगर शुरू कर रही हैं तो उस बिजनेस के असफल होने की दर भी सरकार को बताना चाहिए। शायद यह बात सरकार जानती है, इसीलिए चुनाव से पहले जो फैसला हुआ उसमें एक चालाकी थी। नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। उनकी पसंद का रोजगार क्या हो सकता है? कोई भी बिजनेस करता है वो बाजार का अध्ययन करता है, उसके आधार से, उस अध्ययन के आधार पर बिजनेस का कोई नया मॉडल निकालता है। लेकिन अगर लाखों की संख्या में महिलाएं चूड़ी बेचने लग जाएं, लाखों की संख्या में महिलाएं बर्तन बेचने लग जाएं, लाखों की संख्या में महिलाएं चाय की दुकानें खोल लें, तो क्या वह बिजनेस मॉडल है? आर्थिक सहायता के रूप में नीतीश कुमार क्या करते हैं? लिखते हैं कि प्रारंभिक राशि 10,000 रुपए दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी सभी को 2 लाख नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 लाख मिल सकता है, इसका सपना बांट दिया गया। लेकिन सभी को एक झटके में 10,000 दे दिया गया। सरकार को पता था कि जीविका दीदी का बिजनेस मॉडल अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि उनके हाथ में 10,000 की तरह एक झटके में 2 लाख दे दिए जाएं। इसीलिए 10,000 रुपए देकर इसे पॉलिटिकल मॉडल में बदला गया और चुनाव के मुद्दों को गायब कर दिया गया। हर किसी को यही पता है 10,000 बंटा है। किस किस को पता है कि बीजेपी ने बिहार में हवाई जहाज बनाने का वादा किया है, एआई हब बनाने का वादा किया है, 5 साल में 50 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया है और 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देने का वादा किया है। इनमें से कई वादों पर उसी तरह हंसा जा सकता है जैसे तेजस्वी के उस वादे पर गोदी मीडिया बहस कर रहा है। कैसे उन सभी परिवारों से एक को सरकारी नौकरी दे देंगे जिनके यहां कभी किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की? तेजस्वी कहां से पैसे लाएंगे? लेकिन किसी को यह भी पूछना चाहिए कि 5 साल में कोसी की बाढ़ कैसे रोक देंगे? 50 लाख करोड़ का निवेश कहां से ले आएंगे? और बिहार एआई का हब कैसे बन जाएगा? अभी तो भारत भी नहीं बना है। दरअसल सबको पता था कि इन बातों का इस चुनाव में कोई मतलब नहीं। मैनिफेस्टो में कुछ भी टाइप कर दो, ट्रंप का मैनिफेस्टो उठाकर टाइप कर दो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जारी कर दो और बस ज्यादा समय मत लगाओ, प्रेस को बुलाओ, 1 मिनट से भी कम समय में मैनिफेस्टो की किताब दिखाओ और जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि जिन्हें वोट देना है उन तक मनी पहुंचा दी गई है। वो मैनिफेस्टो पढ़कर क्या करेंगे? कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान 10,000 के मुद्दे को अलग तरह से दर्ज किया है। स्क्रोल ने पाया कि इस योजना का बहुत बड़ा असर नहीं है। ये स्क्रोल का दावा है, क्योंकि इससे नया व्यापार शुरू नहीं हो सकता, महिलाओं को समझ में आ रहा है। स्क्रोल के पत्रकार अनंत गुप्ता से महिलाओं ने कहा कि वे 10,000 के आधार पर वोट नहीं देने वाली है। कई लाभार्थियों ने कहा 10,000 किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कम राशि है। कुछ ने कहा इस पैसे में 1 या 2 छोटी बकरी ली जा सकती है। नीतीश के गांव में स्क्रोल की टीम एक महिला से मिली जिसने 10,000 रुपए से 3 बकरियां खरीदी हैं।
मगर उस महिला ने कहा कि अगर पैसा ना मिला होता तो भी नीतीश को ही वोट देती। दूसरी तरफ जिन महिलाओं को इस योजना में अभी तक पैसा नहीं मिला है वे नीतीश कुमार की सरकार से नाराज है। मगर दूसरी रिपोर्ट में हमने भी सुना है महिलाएं कह रही हैं नहीं मिला है तो मिल जाएगा, उन्हें भरोसा है कि मिलेगा। इस स्कीम के तहत अभी तक वोट डालने वाली सिर्फ 1/3 महिलाओं को पैसा मिला है। जब अनंत गुप्ता रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त की बात है। इस योजना में आगे चलकर 2 लाख की राशि मिल सकती है बताते हैं। इसे लेकर महिलाओं में उत्साह अभी कम है। शायद उन्हें भी पता है इतना बड़ा पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन हेडलाइन के लिए ये रकम बहुत बड़ी है। लोगों में यह अफवाह भी फैली चुनाव के दौरान कि पैसा सूद समेत वापस लिया जाएगा, फिर यह भी कि ये स्कीम खत्म कर दी जाएगी। इसका जवाब नीतीश कुमार और बीजेपी ने भी दिया कि एक भी पैसे का सूद नहीं लगेगा। क्या इसीलिए एनडीए ने अपनी चुनावी सभाओं में बार बार इस पर जोर दिया कहीं कोई माई का लाल इस योजना का पैसा महिलाओं से वापस नहीं ले सकता है। ऐसी खबरें भी आई कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि अमीरों के फॉर्म स्वीकार कर लिए गए, गरीबों के फॉर्म स्वीकार नहीं किए गए। वायर में भी इसी तरह की रिपोर्टिंग हुई है। मनोज सिंह ने गोपालगंज के दिघवा में कुछ दलित महिलाओं से बात की है। इनका कहना है कि इतने पैसे में बकरी ले भी ली तो उसे खाना नहीं खिला पाएंगी, ना ही उसे चराने के लिए ज़मीन है। जिन्हें पैसा मिला है उनमें से कुछ ने इससे बकाया लोन चुका दिया है, किसी ने घर में छप्पर डालने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। एक महिला ने 2000 और जोड़कर बकरी लेनी चाहिए, लेकिन उसके रखरखाव के लिए कोई संसाधन नहीं। जीविका दीदी को आर्थिक क्रांति में बदला तो जा सकता था, लेकिन लगता है यथास्थिति ही बनी रह गई। चुनाव आते आते नीतीश कुमार ने पटना में जीविका भवन की बुनियाद रखी। 70 करोड़ की लागत से नया मुख्यालय बनेगा। कई जिलों में जीविका भवन बनने की खबरें छपी हैं। इनकी लागत 15 लाख से 20 लाख बताई गई है। इस योजना का मुख्यालय बन रहा है अब 19 साल बाद। लेकिन ऐसी भी कहानी आनी चाहिए कि इस योजना के कारण जीविका दीदियों का घर भी पक्का होने लगा है। कुल मिलाकर जीविका दीदी की योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की राह पर ले जाने की है। लेकिन अब इस योजना के सहारे कोई पटना में बैठकर सत्ता में अपने स्वावलंबन का जुगाड़ कर चुका है और सफलता मिलने की बात कही जा रही है। 14 नवंबर से पहले अगर आपने जीविका दीदी को कम गंभीरता से लिया है तो इसका एक मतलब यह भी है कि आपने भी अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति की गरीब महिलाओं के जीवन में सरकारी योजनाएं क्या बदलाव ला रही हैं या ला सकती हैं, उसमें कम दिलचस्पी दिखाई है। 14 नवंबर को अगर एनडीए को जीत मिलती है, जिस तरह की घोषणा एग्जिट पोल ने की है, उस जीत का कोई हीरो नहीं होगा, मगर हीरोइन होगी, और वो हैं जीविका दीदी। 14 नवंबर के रिजल्ट से एक हीरो हो सकता है जो 30,000 करोड़ बांटकर चुनाव लड़ने की राजनीति को हरा देगा। जो इस पैसे के बाद भी चुनाव जीतेगा वही हीरो होगा। जो इस पैसे के दम पर जीतेगा कैसे हीरो हो सकता है? जीविका दीदी सत्ता में नीतीश और एनडीए की आजीविका का साधन बनने जा रही हैं। 14 को पता चलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।